हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू आई एग्जाम भी। आज बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। कहानी शुरू होती है 1770 से 1770 व्हेन द फर्स्ट बैंक क्रिएटेड इन इंडिया। नाम तो शायद सुना होगा। You must be preparing for competitive exam and this video is going to be very helpful for all competitive exam, especially in the banking field. डिटेल में हम कभी बात करेंगे एक एक टॉपिक पे, बट दिस इज द समरी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। और बहुत सारी बुक्स में आपको ये स्पेलिंग एक्चुअली हिंदुस्तान मिलेगी। आई थिंक दैट सीम्स मोर करेक्ट, बट वट एवर इज द ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि उससे पहले बैंक नहीं हुआ करते थे या क्रेडिट लैंडिंग जैसी चीज नहीं होती थी, बट फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं थे। मुगल पीरियड में भी लोन दिया जाता था। इनफैक्ट बहुत सारे लिटरेचर में आपको ये देखने को मिलेगा, चाहे वो हमारा वैदिक पीरियड हो, उसके बाद का टाइम हो, ब्याज पे पैसा देना बहुत अच्छी बात नहीं समझी जाती थी। लेकिन अगर आप मॉडर्न टाइम में आते हैं तो यू विल रियलाइज बैंक्स हैव एक्चुअली हेल्प्ड ए लॉट in building economies, in helping humanities, in building lot of development all around the humanity। तो ये बहुत पुराना वही 1717 का बैंक ऑफ हिंदुस्तान का आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट। और आरबीआई पे ये लिस्ट देखिए, आरबीआई की वेबसाइट पे ये लिस्ट दी हुई है इनिशियल बैंक की। इन्होंने लिखा है 1720 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना था जो 1717 में फेल हो गया था। बट बाकी जगह मुझे इसका कहीं जिक्र नहीं मिला है। बैंक ऑफ बॉम्बे बाद में बना है फिर से, लेकिन वो बन गया था जब हम तीन बैंकों की बात करेंगे। आई विल कम टू दैट। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 सेम ईयर, ये यहाँ पे 1832 तक चला। उसके बाद की जो लिस्ट है अगर आपको चाहिए तो आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिए। बट अनलेस यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बैंकिंग हिस्ट्री, आपको ये प्रश्न एग्जाम में आने वाला नहीं है। यहाँ पर एक बात आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि अगर आप आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरआरबी आदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे एग्ज़ाम की तैयारी साथ में करनी चाहिए। आपको शायद मुश्किल लग रहा है, लेकिन यही इसका फॉर्मूला है अगर आप एक सुपर पैक लेकर तैयारी करते हैं। क्योंकि इसमें जो आपको मिलती है इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, एग्जाम वाइज स्ट्रेटजी वीडियो, वीकली टेस्ट, नोट्स और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का भी इवैल्यूएशन होता है और उससे होते हैं सिलेक्शंस। 1786 की बात करते हैं अब। यहाँ पर हमारा आया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी जनरल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बात का है, जनरल बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश हुआ। उसके बाद 1806 यहाँ पे हुआ बैंक ऑफ कलकत्ता। उस समय कोलकाता का नाम कलकत्ता था, तो बैंक ऑफ कलकत्ता। 1809 में इसका बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम हो गया बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल इंपॉर्टेंट है बिकॉज देन इफ यू सी 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, एंड देन यू सी 1843 में यू हैव बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों इंपॉर्टेंट नाम हैं और तीनों शहरों के नाम पर है। बेसिकली उस समय स्टेट्स के नाम भी ऐसे ही होते थे। ये तीनों आप याद रख लीजिए, क्योंकि इन तीनों को मिला के बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिला के क्या बना? अगर आपने पहले तैयारी की हुई है, यस, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न आता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? याद रखिए अभी भी बात हो रही है 1921 की, जिस समय आरबीआई स्टैब्लिश नहीं हुआ था। अभी आरबीआई पैदा भी नहीं हुआ है। कब पैदा हुआ आरबीआई? 1935 में। तो उस समय ये जो बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो बाद में हो गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये देश का जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक के जो काम होते हैं जैसे कि करेंसी नोट इशू करना, ये काम उस समय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ करता था। अब जो लैंडमार्क ईयर उसके बाद आता है वो होता है 1955। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया। तो पहला नेशनलाइज बैंक कौन सा हुआ? अगर ऑप्शंस में लिखा हुआ है तो वो हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर द एसबीआई एक्ट। एसबीआई एक्ट के तहत में इसको 55 में नेशनलाइज कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। नेशनलाइजेशन क्या है? उससे पहले ये सारे बैंक प्राइवेटाइज होते थे। जितनी भी हमने हिस्ट्री बात करी, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये भी है कि आरबीआई भी प्राइवेटाइज होता था।
बहुत लोगों को मालूम नहीं होता, यकीन भी नहीं होता इस बात पे कि देश का सेंट्रल बैंक कैसे प्राइवेटाइज हो सकता है। बट ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई भी 1949 में जाके नेशनलाइज हुआ, उससे पहले वो एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था। अलग से मैं कभी आरबीआई की स्टोरी में डिटेल में बताऊंगा। बट यहाँ पर समझते हैं बैंक का नेशनलाइजेशन क्यों किया गया। क्योंकि सरकार को जरूरत लगी, अगर देश में विकास होना है, और बैंक एक बहुत प्रमुख संस्था है, बहुत प्रमुख संस्था है, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट इनके पास आता है। तो यहाँ पर 1955 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो सरकार के लिए महत्वपूर्ण बैंक था, उसको सरकार ने नेशनलाइज कर लिया गया। पहला नेशनलाइज बैंक अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ है मेजर नेशनलाइजेशन 1960 में, सॉरी 1960 में, अभी नहीं, 69 में नेशनलाइजेशन। 1960 में जो एसोसिएट बैंक्स हैं, याद रखिए जब इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहे हैं, एक्चुअली उधर मैं जब बात कर रहा था 1857 से पहले, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे बैंक आए, क्योंकि उसमें इंडिया भी तो एक नहीं था, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट होते थे, और इन छोटे छोटे स्टेट्स में अलग अलग जगह अलग अलग बैंक होते थे। उस समय पूरा भारत भी एक नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो कुछ है नहीं, तो एक बैंक की जो जियोग्राफी है जिसमें वो काम कर सकता है वो भी लिमिटेड ही होनी है। इस तरीके से ये 7 स्टेट्स की अगर हम बात करें, ये 7 महत्वपूर्ण बैंक थे जिनको स्टेट बैंक में मिला दिया गया, मतलब स्टेट बैंक ने इनकी शेयर होल्डिंग ले ली। एक्चुअल इसका जो मर्जर हुआ है वो हुआ है अप्रैल 2017। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत पुरानी नहीं है। बट 1960 में स्टेट बैंक की 7 सब्सिडियरीज बना दी गई। इन 7 बैंक पहले भी एग्जिस्ट करते थे, बट इनकी जो शेयर होल्डिंग है, मेजोरिटी शेयर होल्डिंग, आई थिंक 100% शेयर होल्डिंग स्टेट बैंक के पास आ गई थी। जैसे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, पटियाला, सौराष्ट्र एंड ट्रेवनकोर। ऑलमोस्ट सारे भारत में इस तरीके से, क्योंकि ये पूरा स्टेट बैंक का ओनरशिप और स्टेट बैंक का ही लोगो भी यूज होता था, तो इस तरीके से पूरे भारत में स्टेट बैंक का बैंकिंग स्टैब्लिश हो गया। अब जो लैंडमार्क ईयर है वो है 1969, और ये नेशनलाइजेशन का ईयर है। अगर ऑप्शन में एसबीआई ना हो, पूछा जाए नेशनलाइजेशन कब हुआ, बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ, राष्ट्रीयकृत कब हुए बैंक, तो 1969 इज द ईयर। और यहाँ पे जरूरी है मेंशन करना प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को, क्योंकि यहाँ पे ये इनका बहुत बोल्ड स्टेप था। 14 टॉप बैंक आर नेशनलाइज्ड। देखिए ये समझना आपको ऐसे है, आज के डेट में अगर कोई बोले कि मैं रिलायंस को नेशनलाइज कर देता हूँ देश हित में, गवर्नमेंट बोले मत, कर सकती है, अध्यादेश पास करके, एक्ट पास करके कर सकती है। बट कितना उससे मार्केट में हाहाकार मचेगा कि प्राइवेट सेक्टर को आप गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ला रही है। राष्ट्रहित में सरकार ने ये किया, इट वॉज ए वेरी बोल्ड स्टेप। थोड़ा सा इसके पीछे का अगर आप देश की उस समय की आर्थिक स्थिति को समझेंगे, 2 वॉर झेले थे इससे जस्ट पहले, एक पाकिस्तान के साथ और एक चाइना के साथ। फेमिन आए थे, इंडिया को व्हीट इंपोर्ट करना पड़ गया था यूएस से, और बहुत घटिया क्वालिटी का व्हीट आता था। हमने सुना, जिस लोगों ने उस समय, हमारे जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने वो देखा है टाइम, कि बहुत घटिया क्वालिटी का व्हीट होता था। देश में ऑलमोस्ट भुखमरी के कगार पे थे लोग। लेकिन उस समय पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई थी डेवलपमेंट के फील्ड में, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, वो अपने देश में 1960 में आया। और ग्रीन रेवोल्यूशन में नॉर्मन बोरलॉग, आपने ये नाम अगर नहीं सुना तो कोई याद होना चाहिए। नॉर्मन बोरलॉग अकेले नहीं, उसके बाद 1-2 और होंगे, ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको पीस में नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि उन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज बनवाई, हाई यील्डिंग वेराइटीज बनवाई। उसमें मेनली व्हीट और पैडी इंपॉर्टेंट क्रॉप थी। तो ये जब हाई यील्डिंग वेराइटीज इंडिया में भी आई, अब बात थी कि किसान इनको अडॉप्ट कैसे करे। किसान को ये बीज खरीदना पड़ेगा, महंगा है, और इसके लिए उसको चाहिए अच्छी खाद भी, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर वो भी खरीदना पड़ेगा। पानी की व्यवस्था इस समय सरकार काफ़ी कुछ कर चुकी थी, क्योंकि इससे पहले अगर आप 5 ईयर प्लान देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान, उसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ देश में कैनाल बनाने में, डैम बनाने में। जैसे आपका रिहिंद बांध है और भाखड़ा नहर डैम है, ये सब परियोजनाएं उस टाइम की हैं जिससे देश में इरिगेशन ला गया। बिकॉज अदरवाइज हमारी बहुत ज़्यादा लैंड जो होती थी अनइरिगेटेड होती थी, रेन फेड लैंड होती थी। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने बोला अब ये बैंक को राष्ट्रीयकृत करना क्यों जरूरी है, ये देश हित कहाँ से आ गया।
क्योंकि ये जो किसान हैं इनको अगर लोन देना है तो हमें देश में बैंकों का राष्ट्रीयकृत करना पड़ेगा, क्योंकि उद्योगपतियों द्वारा चलाए गए बैंक अदरवाइज पब्लिक से डिपॉजिट लेते थे और केवल पब्लिक का जो डिपॉजिट है वो उद्योगपतियों को, वो केवल इंडस्ट्रीज लगाने के लिए उस पैसे को यूज कर रहे थे। बट इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए कॉमन मैन स्पेशली फार्मर्स, इंडिया वाज ए फार्मिंग नेशन दैट डेज। आज तो हमारा जीडीपी में 55% से ऊपर कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आ रहा है। उस जमाने में मोर देन 50% वाज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर। और नॉट ओनली जीडीपी कंट्रीब्यूशन, अगर आप देश में देखेंगे शायद उस जमाने में 80% जनता एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। तो बिना एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो देश का विकास कैसे होता। और यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट डालने के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन जरूरत हो गई थी सरकार की। तो ये बोल्ड स्टेप सरकार ने लिया, इंदिरा गांधी ने। देखिए लोकसभा को बोला 1969 में, द पर्पज ऑफ नेशनलाइजेशन इज टू प्रमोट रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट, टू एनकरेज न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंड टू डेवलप बैकवर्ड एरियाज। तो उन सेक्टर्स में एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहां पर फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रही थी, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं मिल रहा था, उसको करने के लिए 14 बड़े, फिर से आप देखना चाहेंगे हेडलाइन देखिए, 14 टॉप सबसे बड़े 14 क्राइटेरिया क्या रखा गया, ऐसा ना हो कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो 14 सबसे बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया। यहाँ पे जो हमने ये मार्क किए हुए हैं ऑरेंज कलर में, मरून कलर में, ये आज के डेट में मर्ज हो चुके हैं बैंक। अदरवाइज ये 14 बैंक हुआ करते थे। उसके बाद सेम लाइन पे अभी लगा 14 कम है और 6 बैंकों को 1980 में मर्ज कर दिया गया। आज ये सारे बैंक मर्ज हो चुके हैं दूसरे बैंकों में। आज के डेट में हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं? 12, और एक और हो गया अपने पास एसबीआई, ये आपको याद होना चाहिए। 1993 में क्या हुआ था, ये जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है इसको पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया था। ये कई बार पहले क्वेश्चन आता था क्योंकि अब तो बैंक कम हो गए, बट उस समय तक 19 हो गए थे, 20 थे, 14 + 6 एक मर्जर हो गया न्यू बैंक ऑफ इंडिया, तो 20 रह गए थे। यहां पर आपका ये इंपॉर्टेंट है नेशनलाइजेशन। अब हम बात करते हैं आरआरबीज क्यों हुए। अगर नेशनलाइजेशन हो गया तो किसानों को लोन मिलना चाहिए था, लेकिन ये देखा गया नहीं, अभी भी वो जो बैंक है ना, उन बैंक का जो डीएनए है, 1969 में नेशनलाइजेशन किया गया ना फर्स्ट टाइम, तो उसके 6 साल बाद भी सरकार को लगता है कि नहीं, ये अभी भी किसानों को लोन नहीं देते क्योंकि उनकी एक्सपर्टाइज ही नहीं है। तो ये सोच के कि कॉमर्शियल बैंक की जो एक्सपर्टाइज है, जो प्रोफेशनल तरीका है, वो काम करने का जारी रहे, लेकिन हमें एक ऐसे बैंक बनाना चाहिए जिनमें जो कल्चर हो, जिनमें जो डीएनए हो, वो हो रूरल का। तो रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश किए गए 1975 में। 1975 में नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हन कमेटी बनाई सरकार ने, इंदिरा गांधी अगेन, शी वाज द प्राइम मिनिस्टर। आरआरबी एक्ट पास किया गया 1976, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन अगेन, पहला आरआरबी बन गया था 2 अक्टूबर 1975 को, पहले ही बन गया एक्ट पास होने से पहले, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनेंस पास करके गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया। और प्रथमा बैंक है इस आरआरबी का नाम, आसान है याद करना, पहला आरआरबी प्रथमा बैंक, हेडक्वार्टर्ड इन मुरादाबाद। मुरादाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और आरआरबी का जो स्ट्रक्चर था, आरआरबी का स्ट्रक्चर कैसा था, यहाँ पे आरआरबी को प्रमोट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला हम पैसा लगाएंगे, और बोला एक स्पॉन्सर बैंक होंगे, राइट, स्पॉन्सर बैंक होंगे और स्पॉन्सर बैंक लगाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेट होना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी। ये तीनों ने मिलकर आरआरबी को इक्विटी डाली। और ये भी एग्जाम क्वेश्चन होता है, 50% कैपिटल आई सेंट्रल गवर्नमेंट से, और स्पॉन्सर बैंक जो आया उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 35%, और बचा हुआ 15% आया स्टेट गवर्नमेंट से। इस तरीके से ये इन आरआरबीज की स्थापना की गई। और आरआरबीज की जो स्थापना की गई, टोटल नंबर हो गए थे आरआरबीज के 196 हो गए थे। आज ये मर्जर कर करके, इनको भी मर्जर कर करके 43 बना दिया गया है। आइडिया क्या था आरआरबीज में कि ये कॉन्टेजुअस डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे, यानी कि अगर जैसे मुरादाबाद है प्रथमा बैंक, वो मुरादाबाद और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा। ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश पूर्वांचल ग्रामीण बैंक है
तो पूर्वांचल ग्रामीण बैंक वो ईस्टर्न यूपी के 5-7 डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा। और इनके जो स्पॉन्सर बैंक होते थे जो मैंने आपको बताया अभी, ये स्पॉन्सर बैंक सपोज एसबीआई स्पॉन्सर बैंक है। अब जो मर्जर करा है यहाँ पे एसबीआई के यूपी में अगर 3 आरआरबी थे, उन तीनों को बोला हम एक बना देते हैं, उससे वो बड़े हो जाएंगे। इसलिए आरआरबीज का नंबर कम हो गया है, लेकिन आरआरबीज का जो पोर्टफोलियो है, आरआरबीज का जो ऑपरेशन है, वो एक्चुअली बड़ा होने की वजह से बेटर हो गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आरआरबीज का डेवलपमेंट है। और आरआरबीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अब किसानों को लोन देने में, छोटे टिकट साइज के लोन देने में, क्योंकि 75% जो लोन होते थे यहाँ पे आरआरबीज के, वो जाते थे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। एग्जाम बी की फैकल्टी पे आपको ये फैकल्टी की एक्सपर्टाइज, जिन लोगों ने एग्जाम निकाले हुए हैं, एक एक फैकल्टी के सेशन आप सुनिए, आपको बहुत एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगी और वो जाएगी आपके सिलेक्शंस में। आप इसका डेफिनेटली फ़ायदा उठाइए, बिकॉज आपका टाइम बहुत प्रीसियस है। आप अपने समय को देखिए कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक की एक बात करते हैं यहाँ पे। कोऑपरेटिव बैंक पुराना स्ट्रक्चर है। जब मैंने बात की आरआरबी की, तो ये था कि कोऑपरेटिव टाइप का रूरल टच रहे और कॉमर्शियल बैंक की प्रोफेशनलिज्म रहे, ये थॉट था गवर्नमेंट का। तो कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर बहुत पुराना है और ये जो रजिस्टर्ड होती है, ये होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर। 1904 में पहली बार कोऑपरेटिव एक्ट पास हुआ देश में। लेकिन जो फाइनेंशियल कोऑपरेटिव हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव, जब ये एक्ट को अमेंडमेंट किया गया 1912 में, तो उसके बाद फाइनेंशियल कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव आए। कोऑपरेटिव क्या है? इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब जो किसान हैं उन लोगों ने मिलके, या और भी जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने मिलके ये संस्थाएं बना दी, अपने आप पैसा जमा कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पे एक दूसरे को दिया जा रहा है। ये कोऑपरेटिव एक्ट के तहत होता है। और इसमें है प्रॉब्लम डुअल कंट्रोल की, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये रजिस्टर होते हैं, बट आरबीआई के अंदर इसके पास रेगुलेशन की पावर है एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड एज पर द बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब का है? 1949 का। ये अपने आप में एक सेपरेट इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होता है। तो डुअल कंट्रोल की वजह से यहाँ पे इसमें कंट्रोल वीक रहा है और कोऑपरेटिव में बहुत सारे पॉलिटिशियन घुस गए, लोकल लेवल के पॉलिटिशियन, स्टेट लेवल के पॉलिटिशियन में भी, कई बार सेंट्रल लेवल के पॉलिटिशियन भी। और कोऑपरेटिव बैंकों में इसलिए जो इन्फ्लुएंस पॉलिटिशियन का आने की वजह से इनकी ओवरऑल हालत खराब रही। बहुत बार भारत सरकार ने इसमें पैसा डाला, रिकैपिटलाइजेशन किया कोऑपरेटिव बैंकों को, लेकिन बार बार पैसा खराब होता रहा। तो आज की डेट में अब वो कम कर रही है सरकार, आरबीआई के माध्यम से कंट्रोल बेटर किया जा रहा है, जिससे कि कोऑपरेटिव बैंकों को भी इवॉल्व किया जा सके। कोऑपरेटिव बैंकों में आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे? एक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एक है रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, सारे कोऑपरेटिव को अगर हम मिला लें, ये नंबर आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको दिख रहा होगा कि रूरल कोऑपरेटिव का नंबर बहुत ज्यादा है, 1,03,560 रूरल कोऑपरेटिव है, जबकि अर्बन कोऑपरेटिव में 1,514। स्ट्रक्चर पूछा जाता है एग्जाम में। तो अर्बन कोऑपरेटिव में आपके पास शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड हो गए। आज की डेट में नॉन शेड्यूल्ड का नंबर है अभी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स हैं कोऑपरेटिव बैंक में। रूरल कोऑपरेटिव में ऐसे समझते हैं शॉर्ट टर्म लोन देने वाले कोऑपरेटिव बैंक और लॉन्ग टर्म लोन देने वाले कोऑपरेटिव बैंक। तो शॉर्ट टर्म लोन देने वाले कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर है 3 टियर। ये एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन है। इसमें क्या होते हैं? स्टेट लेवल पे बैंक होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैंक होता है, और जो विलेज लेवल है पैक्स, यहाँ पे विलेज लेवल पे बैंक होता है। ये 3 टियर स्ट्रक्चर है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। विलेज लेवल पे जो होता है वो होता है पैक्स। पैक्स का फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद रख लीजिए। और डीसीसीबी क्या है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये बैंक है, नीचे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, बेसिकली फार्मर्स की सोसाइटी है। पैक्स इज टिपिकल क्वेश्चन इन मेनी एग्जाम्स। लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव की जब बात होती है, यहाँ पर आपके पास है 2 लेवल का स्ट्रक्चर, एक है स्टेट लेवल और एक है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये 2 टियर स्ट्रक्चर है। ये डिफरेंशिएशन याद रखना है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि जिसे लैंड खरीदने के लिए लोन देना या लैंड डेवलपमेंट के लिए लोन देना, ये लंबे समय के लोन होते हैं। कोऑपरेटिव में आप बस ये स्ट्रक्चर याद रख लीजिए।
और कोऑपरेटिव का ओवरऑल आपको ये समझ में आ सकता है ये डायग्राम देख के कि अर्बन कोऑपरेटिव का जो कंट्रीब्यूशन है वो छोटा है, रूरल कोऑपरेटिव का करीब 2/3 है, 1/3 2/3। और इसमें अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म का 64% जो है जो ज्यादा है, और लॉन्ग टर्म केवल 13% के आसपास है, वो कम है। यहाँ पर भी आप देखिए डीसीसीबी जो है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक है, सबसे ज्यादा उनका रोल है, फिर है पैक्स और फिर है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये ऑर्डर भी नहीं पूछा जाने वाला है ऐसे एग्जाम में, बट दैट गिव्स यू एन आइडिया कि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है क्या। अब बात करते हैं नेशनलाइजेशन से विपरीत दिशा में काम हुआ प्राइवेट बैंकों का डेवलपमेंट। वो हुआ 1990 के दशक के बाद, जब देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म आ गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और उसमें प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन किया गया, बैंकों को भी लाइसेंस दिए गए प्राइवेट बैंक स्टेब्लिश करने के लिए, और ये न्यू जनरेशन टैक्स से भी बैंक आए। लेकिन कुछ इसमें फेल भी हो गए, जैसे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक हेडक्वार्टर साइज का हैदराबाद में, ये फेल हो गया, फ्रॉड हुए यहाँ पे। बाद में इसको ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मर्ज कर दिया गया। इंडसइंड बैंक, यूटीआई बैंक जिसका अब नाम हो गया एक्सिस बैंक, अभी भी चल रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन तीनों बैंकों ने एक्चुअली बहुत अच्छा काम किया और प्राइवेट बैंकों को स्टैब्लिश किया, बैंकिंग को आम आदमी तक पहुंचाया। उससे पहले सच में सरकारी बैंक वाले नहीं तो आम आदमी को तो भगा ही देते थे। मैंने खुद ऐसा स्टोरी सुनी है कि ब्रांच में अकाउंट खोलने आया बंदा, उसको बोला तुम हमारे ब्रांच में क्यों खोल रहे हो, तुम्हारे घर के पास दूसरी ब्रांच है, वहां चले जाओ ना। लिटरली बैंकर्स यूज्ड टू डिस्करेज पीपल टू इवन ओपन एन अकाउंट। ये चीज जो है प्राइवेट बैंकों का आने के बाद बड़ी अच्छी हो गई। इनफैक्ट कंपटीशन हो गया कि मेरे यहाँ मैं आपको बेटर सर्विस दूंगा, आपको एटीएम दूंगा, इंटरनेट बैंकिंग दूंगा, लॉट ऑफ रिफॉर्म्स। फिर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद अगर आप देखेंगे यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इनको भी लाइसेंस मिला 2003 का है इनका लाइसेंस। उसके बाद जो लाइसेंस मिले हैं 2014 में मिला था बंधन बैंक। बंधन बैंक जो है फुल फ्लेज बैंक है, यूनिवर्सल बैंक बोलते हैं ना, तो भले से वो पहले एक एमएफआई था। बंधन बैंक और आईडीएफसी को जो मिला, आईडीएफसी फर्स्ट हो गया है अभी वो, इन दो बैंकों को बाद में लाइसेंस मिला, यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस प्राइवेट बैंकिंग का। ये न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक आज भी हैं, जैसे करूर वैश्य बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, फेडरल बैंक, वो पहले से चले आ रहे थे देश में, आजादी से भी पहले से। 2015 में फिर एक नया टाइप का बैंकिंग लाया गया। आरबीआई को लगा कि अभी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ नहीं है, बहुत सारे लोगों को अभी भी बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस लेके आया आरबीआई, जिसमें दो टाइप के बैंक बनाए गए। डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस को किस कमेटी ने रिकमेंड किया? नचिकेत मोर कमेटी। डॉक्टर रघुराम राजन यहाँ पे गवर्नर थे और डॉक्टर नचिकेत मोर आरबीआई के बोर्ड में थे उस समय भी। उनके अध्यक्षता में ये कमेटी बनी और उन्होंने दो टाइप के बैंक सुझाए। एक है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक का मेन पर्पज क्या है? रेमिटेंसेस करना। रेमिटेंसेस करना, क्योंकि अभी आप सोचिए आज से 10 साल पहले ये बहुत मुश्किल था कि कोई लोग यूपी के, बिहार के काम कर रहे हैं दिल्ली में, मुंबई में, उन्हें अपने घर पैसा भेजना है, बहुत चैलेंजिंग था। लोग कैश में अपने दोस्तों रिश्तेदारों के हाथ ट्रेन से भेज रहे हैं और रास्ते में लुट रहा है पैसा, कमीशन ले रहे हैं, कमीशन एजेंट। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो आइडिया ये था कि पेमेंट सिस्टम को स्ट्रांग बनाया जाए। आज इंडिया का पेमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, एक्चुअली ग्लोबली हमारा डिजिटल पेमेंट्स में हम लीड कर रहे हैं। तो इन पेमेंट बैंक टेक्नोलॉजी से भी बैंक को बनाया गया। अब यहाँ पे ऑब्वियसली इनके लिए डिपॉजिट की लिमिट कम रखी गई। भाई 2 लाख रुपए का डिपॉजिट लोगे, आप क्या करना है, आपको डिपॉजिट तो रखना नहीं है। आइडिया क्या है कि आप तो पेमेंट करो, मतलब यहाँ से पैसा लो और वहाँ किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करो। इसलिए ये लोन इशू नहीं कर सकते, ये बैंक का मेन काम ही पेमेंट्स है। और कोई क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट इशू कर सकते हैं, एटीएम और डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, बट 2 लाख से ऊपर का बैलेंस नहीं होना चाहिए अकाउंट में। पहले ये लिमिट 1 लाख होती थी। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, पुराने नोट पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए बढ़ा के 2 लाख कर दी गई है। ये है एग्जाम्पल आपके पास, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम और इंडिया पोस्ट, जियो पेमेंट बैंक। दूसरे कैटेगरी के जो बैंक यहाँ पर आए वो आए आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक। याद रखना है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब ये नहीं स्मॉल बैंक है, फाइनेंस स्मॉल है, मतलब जो 50% लोन हो वो 25 लाख से छोटे लोन हो, 25 लाख से छोटे अमाउंट के लोन 50% कम से कम होने चाहिए। आपकी 25% ब्रांचेज उन एरियाज में होनी चाहिए जो अनबैंक्ड रीजन है, यानी कि जहां पे किसी भी बैंक की और ब्रांच नहीं है। 75% लोन इन बैंकों को देना है प्रायोरिटी सेक्टर में।
आइडिया यही था कि जिन लोगों को बैंकिंग सेक्टर से कवर नहीं किया जा सका है उनको भी ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंकिंग सुविधा प्राप्त करें। और अगर आप नाम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज थी पहले से JLG SHG के लोन कर रही थे, उनको ज़्यादातर उन लोगों को RBI ने ये लाइसेंस दिया। एक कैटेगरी मैं अभी आगे बात करता हूँ, याद रखिए, ये वाला लोकल एरिया बैंक को भी यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया। 1935 यहाँ पर बना RBI। RBI के बारे में डिटेल स्टोरी बात करेंगे, बट RBI भले से बना बाद में, RBI लेकिन बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है। और इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि कई सारे सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन होते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो RBI वाले फंक्शन जो आज का SBI है वहां पर हुआ करते थे। जब RBI बना भी तभी भी RBI के जो ऑफिस थे शुरुआत में इंपीरियल बैंक के अंदर से चले हैं, यानी कि SBI के अंदर से RBI काम करता था। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो RBI बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है। आज के डेट में हम बात करें शेड्यूल्ड बैंक की, इसके अंदर तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। अब ये समराइज कर रहा हूं, जो अभी तक हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ी, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, RRBs, यहाँ तक हमने बात कर ली। फॉरेन बैंक बहुत सिंपल है, बेसिकली जो विदेशी बैंक है इंडिया में भी उन्होंने अपने बैंक स्टेब्लिश किए हुए हैं। सेपरेट बैंक माना जाता है उनको, बैंक ब्रांच नहीं बोला जाता है। होते भले से वो ब्रांच जैसे, बट उनकी एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है, सेपरेट कैपिटल होती है। फॉर एग्जाम्पल सिटी बैंक, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और HSBC बैंक, ये सब फॉरेन बैंक हैं। पब्लिक सेक्टर में हमने बात कर ली, SBI एक है, नेशनलाइज बैंक आज 12 रह गए, और IDBI बैंक अपने आप में एक अलग कैटेगरी है, ये भी पब्लिक सेक्टर कहलाएगा, क्योंकि इवन इफ LIC की यहाँ पर शेयर होल्डिंग है, LIC अपने आप में एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और प्राइवेट सेक्टर में मैंने आपको बता दिया न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे ICICI, HDFC, यस बैंक, कोटक महिंद्रा, और ओल्ड प्राइवेट सेक्टर जैसे कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक या फेडरल बैंक जो पहले से चले आ रहे हैं। RRB आज 43 हो गए हैं। लैब मैंने आपको कहा था याद रखना, कैपिटल लोकल एरिया बैंक एक मैंने बताया था, एक्चुअली पहले 4 लोकल एरिया बैंक होते थे। लोकल एरिया बैंक क्या थे, RRB का शेयर होल्डिंग बताया आपको 50, 35, 15 शेयर होल्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पॉन्सर बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसको लैब में क्या था, प्राइवेट सेक्टर को दिया गया ऐसा ही कॉन्सेप्ट जैसे RRB को था कि आप कॉन्टेजुअस डिस्ट्रिक्ट में काम करोगे, तो ये दिया गया लोकल एरिया बैंक के प्राइवेट सेक्टर में लाइसेंस। 4 बैंक दिए, फिर वो ज़्यादा चला नहीं क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस बन नहीं पाया, तो लोगों ने उसके बाद अप्लाई भी नहीं किया। उसमें से एक जो है कैपिटल लोकल एरिया बैंक जालंधर, ये एक एग्जाम क्वेश्चन है, उसको बना दिया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि उसने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई किया। 3 लोकल एरिया बैंक अभी भी हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक भी हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा हमने बात करी कोऑपरेटिव की, रूरल कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर की हमने बात करी। अब लास्ट पॉइंट, अगर आपको ये समझना हो कि ये कितने टाइप के बैंक हैं, ये कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो जस्ट ये देख लीजिए कि अगर हम लास्ट ईयर 2022 की बात करें, 1,71,71,00,000 करोड़, यहाँ पर देखिए करोड़ में है ये फिगर, 1,71,00,000 करोड़ डिपॉजिट में 107 लाख करोड़ डिपॉजिट इज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। समझ पा रहे हैं आप, 107 लाख करोड़ डिपॉजिट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, और प्राइवेट सेक्टर बैंक का है 54 लाख, और फॉरेन बैंक का है 8 लाख। स्मॉल फाइनेंस बैंक का कितना है, 1 लाख करोड़। आप देख रहे होंगे कि छोटा हो गया ना काफी, और ये तो 9,000 करोड़ का ही यहाँ पे डिपॉजिट है। दिस टेल्स यू that the banking industry in India is still dominated by the public sector, but the role of the private sector bank is growing. उनका जो शेयर है बिजनेस में वो बढ़ता जा रहा है, और अभी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, जिसमें NBFC भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और पेमेंट कंपनीज भी। आपको ये प्रश्न आंसर करना है, महात्मा गांधी ने भी एक बैंक का इनॉग्रेशन किया था, वो कौन सा बैंक है? कीप पार्टिसिपेटिंग इन ऑल आवर डिस्कशंस। आप जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे आप गूगल से ढूंढ के इसका आंसर लिखिए, लेकिन लिखेंगे तो सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे. यू हैव टू अर्न योर मॉक टेस्ट एट एग्जाम भी. दैट विल गिव यू सक्सेस. ऑल द बेस्ट.